नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखने वाले हैं संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण बिंदु। जो भी नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इन क्लासों को एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या, जो कि नेचुरल नंबर्स कहा जाता है इसे, ये गिनती में उपयोग होने वाली सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनतियों में उपयोग की जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो गिनतियों में प्रयोग की जाती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। ये वस्तुएं गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इसीलिए इन्हें कैपिटल N से दर्शाया जाता है। जैसे ये आपके नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से अनंत तक जाते हैं। याद रखिएगा अच्छे से कि जो भी हम गिनती में उपयोग करते हैं संख्याओं को, तो गिनती हमेशा कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 से लेकर गिनती अनंत तक जाती है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। अगला पॉइंट नंबर 2, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हें W से दर्शाया जाता है। जैसे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो शुरू होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम समझ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। लेकिन बात आती है पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं होने के लिए इन्हें 0 से स्टार्ट करते हैं। इन संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 0 और जोड़ देते हैं, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या का मतलब है कोई भी संख्या रहनी नहीं चाहिए। तो यहाँ 0 से जब स्टार्ट कर देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए तो हमारी गिनती जो शुरू होती है, तो गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। और जब पूर्ण संख्याएं पूछी जाए तो पूर्ण संख्याएं हमेशा उसमें 0 और जोड़ देना है। 0 को और जोड़ेंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, यानी कि होल नंबर्स बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं ये प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आपको समझ में आई होंगी। अगला पॉइंट है आपका पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो इसे समझते हैं। जो सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं वो मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। इन्हें Z या I से दर्शाया जाता है। जैसे आपका ऋणात्मक की बात की गई है इसमें, तो ऋणात्मक यानी कि -3, -2, -1, 0। फिर आगे आता है +1, +2, +3, +4 इस प्रकार से ये इस साइड भी अनंत तक जाती हैं। और नेगेटिव साइड भी जो ऋणात्मक है इधर साइड भी ये अनंत तक ही जाती हैं। लेकिन 0 से जब आगे की ओर चलेंगे यानी कि बाईं ओर चलेंगे
तो ये माइनस में जाएंगी, और 0 से दाईं ओर चलेंगे तो ये आपकी प्लस में जाएंगी, लेकिन जाएंगी दोनों साइड अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब समझते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि 0 से जो बाईं ओर है उधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और 0 से जो दाईं ओर होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इसमें और देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में उपयोग की जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या उपयोग की जाती है? 1 से लेकर अनंत तक, यानी कि धनात्मक संख्याएं जो होती हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं, वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा 0 से कम होते हैं। इनमें जैसे -1, -2, -3 इस प्रकार से ये अनंत तक जाती हैं, लेकिन ये ऋणात्मक ही जाएंगी। ये संख्याएं रेखा पर 0 के बाईं ओर स्थित होती हैं, यानी कि एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, वहां पे आता है 0। 0 से जब बाईं ओर जाएंगे तो इधर ये -1, -2, -3 इस प्रकार से ये आएंगी, और जब दाईं ओर जाएंगे तो ये आपका +1, +2, +3 इस प्रकार से ये अनंत तक ही जाएंगी। ऐसी संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांकों का उपयोग कहाँ करते हैं ये भी समझ लेते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांकों का उपयोग आमतौर पर हम हानि होने पर, यानी 0 से नीचे के तापमान या घटते मूल्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई वस्तु आपने 100 रुपये की खरीदी, तो आपने 100 रुपये का भुगतान कर दिया। अब ये बेचने की बात की जाए तो आपकी ये वस्तु 50 रुपये की बिक जाए। तो अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इस में आपको क्या हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे आपको हो जाएगी 50 रुपये की हानि, यानी कि आपको 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ ये माइनस है, अगर 100 रुपये की वस्तु को 150 रुपये की बेचते तो यहाँ पे आपको क्या होता, वहाँ उस कंडीशन में आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो इन्हीं को हम ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अगला देखते हैं। चौथा पॉइंट है आपका परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q न तो 0 है और न ही 0 के बराबर है। तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे p/q के फॉर्म में, यानी कि 1/2, 1/2 के बाद में 2/3, फिर आपका कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन p/q के फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे 3/4, 5/6 इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स कहते हैं। नोट पॉइंट, सभी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं भी परमेय संख्या हैं, क्योंकि इनके नीचे एक छिपा हुआ हर माना जाता है। जैसे 0, 5, 12, 15 इस प्रकार से ये भी संख्याएं हमारी मतलब कि ये संख्याएं भी हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। वो इसलिए कि आपके सामने जैसे ये संख्याएं जो लिखी हुई हैं इनके नीचे हमेशा एक छिपा हुआ होता है, तो ये भी आपकी p/q के फॉर्म में हो जाएगी। इसलिए इन्हें भी हम परमेय संख्या कहते हैं, यानी कि
रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं नोट पॉइंट में आपके। अगला पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्याएं। तो देखो परीक्षा में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आपको एक दे दिया जाएगा कि 5, 5/3, √5 इस प्रकार से, और अगला दे दिया जाएगा 0.5। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, आप बता सकते हैं कि इसमें परिमेय संख्या जो √5 है ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, ये है अपरिमेय संख्या। तो चलिए आगे अपरिमेय संख्याओं को समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वे वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें दो पूर्णांकों के साधारण भिन्न या अनुपात यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं का दशमलव रूप कभी खत्म नहीं होता और न ही इसमें अंकों का कोई दोहराव होता है, यानी कि न कोई अंक रिपीट होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पाई का मतलब है 22/7। जब 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 7 से जब भाग देंगे 22 में तो 3 बार जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 या 21, 1 बचेगा। तो 1 बचने के बाद 0 जब उतारेंगे तो 10 हो जाएगा। वो 10 में 7 से जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से फिर 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ा के 30 हो जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। इस प्रकार से ये जो अंक आते हैं, यानी कि जो अंक रिपीट नहीं होते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब आगे समझ, ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल हैं। जैसे आप किसी भी संख्या में किसी से भाग दोगे तो अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद में अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अगला समझते हैं, नंबर 6 है सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जब आप किसी सम संख्या को 2 से भाग देते हैं तो शेष फल 0 बचता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। इनको जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो इसमें शेष 0 बचेगा। यहाँ से 4 को जब भाग दोगे तो यहाँ पे भी शेष 0 बचेगा। इस प्रकार से इन संख्याओं को जब 2 से भाग दोगे तो शेष 0 बचेगा। वो संख्या हमेशा सम संख्याएं होंगी। अब समझते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं जस्ट इसका अपोजिट होती हैं, यानी कि वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। उन संख्याओं को हम विषम संख्या या विभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं चलो, अर्थात जब किसी विषम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इनमें जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा शेष हमेशा 1 बचेगा। उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से भाग देंगे तो शेष 1 है ही। 3 को जब 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। 5 को जब भाग देंगे 2 से तो यहाँ पे भी शेष 1 बचेगा।
7 को देंगे तो यहाँ पे भी इस प्रकार से 2 से भाग देने पर जब शेष हमारा 1 बचता है तो उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये संख्याएं भी समझ में आई होंगी कि विषम संख्याएं कैसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हम कमज़ोर छात्रों के लिए पहले एकदम बेसिक से क्लास को लाते रहेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन आगे समझते हैं। नंबर 8 आता है हमारा कि भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि इनके जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। यानी हमेशा जो भाज्य संख्याएं होंगी उनके गुणनखंड हमेशा 2 से अधिक होंगे। जैसे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। यानी कि मतलब ये है कि इनके जो गुणनखंड मिलेंगे वो आपको 2 से अधिक मिलेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार से जो ये संख्याएं हैं ये हमेशा भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स वे प्राकृतिक संख्याएं एक से बड़ी जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब इसके जो गुणनखंड होते हैं वो 2 ही होते हैं, न 2 से ज़्यादा होंगे और ना ही कम होंगे। अभाज्य संख्या की ये मुख्य पहचान है कि इसके गुणनखंड हमेशा 2 ही पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनके जो गुणनखंड होंगे यानी कि जब हम इन्हें भाग देंगे तो इनके गुणनखंड हमेशा 2 ही पाए जाएंगे। अब 2 को हम 1 से भाग दे सकते हैं तो 1 से चला जाएगा 2 बार, और 2 से देंगे तो चला जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1 और 2। अब आगे 3 के गुणनखंड 1 और 3 होंगे, 5 के 1 और 5 होंगे। तो इसका मतलब है कि या तो स्वयं से यानी कि जैसे 3 है, 3 या तो 3 से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड होंगे वो हमेशा 2 ही होंगे। और एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको 4 दिए हुए ऑप्शन होते हैं, तो आपको उसमें बताना होता है कि जो 1 है वो कैसी संख्या है। तो ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि इसकी क्या पहचान है? अगर भाज्य होगी तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो इसका तो 1 ही हो पाएगा, और अगर अभाज्य होगी तो उसके 2 ही गुणनखंड होंगे, और यहाँ पर कितना हो पाएगा? 1 का 1 ही हो पाएगा। तो इसलिए ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये याद रखिएगा, परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है। अगला पॉइंट संख्या 2। अगर संख्या 2 की बात करें हम तो ये सबसे छोटी एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो आपको लगता है कि जो 2 है ये सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये सबसे छोटी सम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। ये याद रखिएगा, नोट पॉइंट डाल के इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है आपका जो
4 होता है, जो 4 होता है, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ये भी पॉइंट डाल करके याद रखिएगा। अब आता है आपका सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो संख्याओं का वह जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF केवल 1 होता है। इसका मतलब है कि 1 के अलावा इन दोनों संख्याओं में कोई अन्य उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं होते हैं। उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 और 5, इनका एक जोड़ा है और इसके गुणनखंड की बात करें तो इसके गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4, और 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। तो यहां दोनों में केवल एक समान है, तो इसका HCF हो जाएगा, HCF यानी कि मासा। HCF इसका कितना हो जाएगा, 1 होगा। और क्या बताया गया है, इसकी क्या पहचान है कि संख्याओं का वह जोड़ा जिनका मासा महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF केवल 1 होता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये हमारी जैसे 4 और 5 है, ये अभाज्य संख्या है यानी कि सह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अन्य संख्याएं 7 और 9 हो गई। यहाँ 9 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 7 और 9 का HCF केवल 1 होगा, इसलिए ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट नोट डाल के याद रखिएगा इसे कि 2 लगातार आने वाली संख्याएं जैसे 16 और 17 या 25 और 26, इस प्रकार से 2 लगातार आने वाली संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।